वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ के हवाले से। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारी जो जिस्मानी सेहत है उसको बेहतर होना चाहिए, सेहत का अच्छा होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, दिल की सेहत अच्छी होनी चाहिए, हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अच्छी हेल्थ में हों, अच्छे से काम कर रहे हों, उसके लिए हमें कैसी डाइट चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम बातें अक्सर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ यानी कि जो हमारी जहनी सेहत है, हमारी जो दिमागी सेहत है, उसका भी तो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है कि हम देखते हैं हमारे मुआशरे में इतनी एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है लोगों में वो बढ़ती ही चली जा रही है। हर दूसरा बंदा जहनी दबाव, जहनी इंतशार का शिकार हो रहा है। इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा लोगों में बढ़ चुकी हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस हर शख्स में पाया जा रहा है और एक गहमा गहमी की सूरत हाल हम देखते हैं। हर शख्स ऐसा लगता है कि एक दौड़ में लगा हुआ है, पीस ऑफ माइंड शायद किसी को है ही नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे जहनी मसाइल बढ़ते चले जाते हैं उनको हम बर वक्त क्योर नहीं करते या उनका इलाज नहीं करते या किसी से मदद हासिल नहीं करते तो सुसाइडल थॉट्स आना शुरू होती हैं। कब आपको सोचना है कि आपको किसी की मदद चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बहुत ऑड समझा जाता है कि अगर हम किसी से ज़िक्र करेंगे कि वो किसी जहनी कैफियत से गुज़र रहा है या बहुत अंडर प्रेशर है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, लोग आज भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं लेते और हमारे माशरे में इसका सपोर्ट भी बहुत कम है। आई एम ग्लैड कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे माहिर नफ्सियात अब इस पर बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत खुलकर बात होती है। इवन के बहुत सारे जो स्टार सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अपने बहुत सारे लाइफ के बैड फेसेस का जिक्र करते हैं और ये जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है कि शायद किसी को हेल्प आउट हो सके, शायद हम किसी की मदद कर सकें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारे साथ आज प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है जहाँ आराज साहिबा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे हम इन डिफरेंट जहनी कैफियत के बारे में जानेंगे, उनकी अलामात के बारे में जानेंगे और कब आपको मदद दरकार है ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जहाना साहिबा, सबसे पहले तो मैं वो वजह जानना चाहूँगी। हम बात तो करते रहते ना कि हाँ स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या एंजाइटी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है हमारे माशरे में, ऐसी कौन सी इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि हर दूसरा बंदा ही हमें इतना अंडर प्रेशर दिखाई देता है, हर दूसरा बंदा ही हमें इतनी स्ट्रेस में दिखाई देता है? अच्छा नबिया, देखें जो ज़हनी बीमारियां हैं ना ये तो अज़ल से साथ हैं, लेकिन इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। पर हर दौर में अगर आप देखें, यानी जब साइकोलॉजी को इन्वेंट किया गया था 1820 में, तो उससे भी पहले ज़हनी मसाइल मौजूद थे, लेकिन उनको ऑपरेट या उन्हें डील हमेशा कॉमन सेंस से किया जाता था। जैसे पहले इवल स्पिरिट समझा जाता था, कोई भी शिज़ोफ्रेनिक होते थे तो उनको समझा जाता था कि इनमें क्योंकि चीख चंगाड़ होती थी या गुस्सा करते थे तो उसको वो डील करते थे कॉमन सेंस से और वो कहते थे अच्छा ये तो कोई इवल स्पिरिट है, और उसे वो उस ट्रैफनिंग के एक अमल करते थे, जिसमें ट्रैफनिंग एक प्रोसेस होता था जिसमें स्कल में होल कर देते थे और उससे वो क्योंकि ब्लीड करता था जब पेशेंट, तो वो ऑब्वियसली ड्राउजी होता था, फेंट हो जाता था, तो उनको लगता था कि अब ही इज़ काम क्योंकि दैट इवल स्पिरिट इज़ आउट। तो जो ज़हनी मसाइल हैं ये अज़ल से आ रहे हैं, ये आज भी हैं, जिन भूत। हाँ एग्जैक्टली, मगर काफ़ी हद तक अब लोगों में इसकी बहुत हद तक अवेयरनेस आ गई है। तो जो ज़हनी मसाइल तो शुरू से आ रही हैं, मगर अब ये है कि हमें क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस आ गई है तो हमें ये लगता है कि हमारा ये जो मूड है या जो हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अगर आई एम डाउन या मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रही हूँ या मेरा मूड जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये चीज़ें मेरे मूड को इफ़ेक्ट करती हैं, तो हम फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये स्ट्रेस है, ये डिप्रेशन है। या आप ख़ुद ना आइडेंटिफाई कर सकें तो आपके लव्ड वन या आपके दोस्त या आपके कोलीग, आप जिनके साथ अपनी सिम्टम्स शेयर करते हैं या दुख सुख करते हैं, तो आपको फ़ौरन से कह देते हैं कि तुम्हारे कहीं मूड के मसले तो नहीं चल रहे हैं, कि कोई ज़हनी मसला तो नहीं है तुम्हारा। अच्छा, फ़िज़िकल हेल्थ की जिस तरह भी अपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बड़ा अच्छा बताया कि हम फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में तो बड़े कंसर्न शो करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये बताते हैं कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो टोटली डिपेंड करिए आपकी मेंटल हेल्थ पे,
क्योंकि हार्ट का भी अगर आप देखें, जो डायबिटीज़ देख लें, आप कैंसर देख लें, तो सबकी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेस इंड्यूस है। यानी हाइपरटेंशन को अगर आप देखें तो स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन है। जब भी आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले जो वो रिकमेंड करता है वो आपकी मेंटल हेल्थ एक्सपर्टीज़ को रिकमेंड करता है कि यू हैव टू विजिट दैम। अपने स्ट्रेस को सेटल करना सीखें। तब तक आप सेटल नहीं कर पाएंगे अपना हाइपरटेंशन जब तक आप स्ट्रेस नहीं मैनेज करना सीखेंगे। आप डायबिटीज़ में चले जाएं तो स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ है, जिसमें वो कहते हैं कि आप प्लीज़ वॉक को कर लें, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, मूड को मैनेज करना सीखें। अगर मूड मैनेज नहीं होगा तो आपका हाइपो और हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल नहीं होगा। सेम विद द कैंसर के स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज। अभी तक कैंसर की आपको पता है कोई स्पेसिफिक रूट कॉज का पता नहीं चल सका। उसमें जीन डीएनए को वो एक ब्लेम करते हैं, लेकिन उसके साथ जो चीज़ बड़ा रोल प्ले करती है, जिनका जो रिसर्च हुई तो उसमें जो लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है या ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं, उन लोगों में वो जो डीएनए है, वो जो उनका जीन है, जीन कोडिंग है, वो डीकोड हो जाता है। यानी हम सब के अंदर हर बीमारियों का एक जीन मौजूद होता है। वल्नरेबल एनवायरनमेंट पे जब हम ट्रिगर होते हैं किसी एनवायरनमेंट से तो वो बीमारी की सूरत में वो डीकोड हो जाता है, तो वो फौरन से सिम्टम्स वापस आ जाती हैं। अब इन तमाम चीज़ों के लिए जो हमारी ज़हनी सेहत का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो लोगों को यही कहते हैं कि देखिए, ज़हनी सेहत एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड कर रही है। लाइक अगर आप काम कर रहे हैं 4-5 दिन और बहुत एनर्जी लेवल आपका अच्छा है, लेकिन साथ साथ मूड मैनेज नहीं हो रहा, तो 5वें-6ठे दिन हफ्ते में आप टोटली ड्रेन हो जाएंगे और मोटिवेशन लेवल आपका 0 चला जाएगा। जहाना साहिबा, हमें तो सिर्फ एक ही बीमारी का पता है ना, यूजुअली हम अपने आम लोगों की बात करते हैं, डिप्रेशन है। डिप्रेशन हम सुनते रहते हैं। इसके अलावा तो हमें पता ही नहीं है कि ज़हनी बीमारी या जहन की कितनी तरह की कैफियत हो सकती हैं, जिसमें एक लंबी फहरिस्त है। स्किज़ोफ्रेनिया का होना, बाइपोलर हो जाना, मूड स्विंग्स की जो हम बात, तो ये आगाज़ छोटी छोटी अलामात से ही होता है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, और ये फिर किसी बड़ी जहनी बीमारी की सूरत में सामने आता है। तो कब हमें ये तय करना है कि नहीं, ये मेरी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है स्ट्रेस, नाउ आई नीड टू सीक हेल्प। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि जो हम बहुत ही कॉमन सा एक यूज़ करते हैं ना वर्ड डिप्रेशन, बेसिकली वो डिप्रेशन होता नहीं है। डिप्रेशन जो है ये क्लिनिकल एक आपकी डिजीज़ है। इट्स अ डिसेबिलिटी ऑफ योर माइंड बेसिकली, और एक सर्टन हमारा क्राइटेरिया होता है। हम पेशेंट को असेस करते हैं उस क्राइटेरिया के साथ, और जो करेक्टरिस्टिक्स मीट करता है उस क्राइटेरिया को, तो उसको फिर हम डायग्नोसिस देते हैं कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार है, और उसका बाकायदा इलाज होता है जिसमें दवाइयों का एक अहम रोल होता है। जो रूटीन में हम डिप्रेशन का एक फीचर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली स्ट्रेस होता है, जो कि रूटीन वर्क का स्ट्रेस होता है। अच्छा, स्ट्रेस के बारे में मैं सब लोगों को ये कहती हूँ कि स्ट्रेस से आप परेशान ना हुआ करें। स्ट्रेस बेसिकली एक मोटिवेशन होती है, एक प्रेशर होता है, पुश को स्ट्रेस कहते हैं। यानी अगर मुझे स्ट्रेस है कि आफ्टर दिस शो आई हैव टू गो टू माई वर्क, तो माई स्ट्रेस विल पुश मी टू बी इन टाइम और टू बी टेक द मेजरमेंट्स रिगार्डिंग द फर्दर एक्टिविटी। सो स्ट्रेस को मैनेज करना इज़ द प्रॉब्लम। जब आपसे मैनेज नहीं होता तो वो हम ज़रूर उसमें उनकी मदद करते हैं। अगर वो हेल्प सीख करते हैं तो हम बताते हैं कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। मगर डिप्रेशन और स्ट्रेस में ह्यूज डिफरेंस है। बाकी जो आपने कहा कि इसके अलावा कौन कौन से मसाइल हैं, तो देखिए बहुत सारे, अब कई ऐसी ज़हनी बीमारियां हैं जिनको हम प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड फैटल डिजीज़ कहते हैं। प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जो बुनियादी हैं, जिसमें मैंने अभी डीएनए का जिक्र किया, जीन है। क्रॉनिक हैं मतलब वो हमेशा रहेंगी, लाइक डायबिटीज़। जैसे वंस यू आर अ डायबिटिक, यू विल बी डायबिटिक टिल द एंड डे ऑफ योर लाइफ। सेम क्रॉनिक प्रोग्रेसिव हैं, ये टाइम के साथ बढ़ती हैं। एंड फेटल खुदा न खास्ता जानलेवा होती हैं। तो इसमें डिप्रेशन, बाइपोलर अगर मैनेज नहीं हो रहा, लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर की बात हो रही है, एडिक्शन इसमें आप ले लें, इसमें आप शिज़ोफ्रेनिया ले लें, शिज़ोअफेक्टिव ले लें, ये वो सब चीज़ें हैं, ये सब वो बीमारी हैं जिसमें अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, और सिम्टम्स जैसे आपने पूछा, जैसे मूड का उतार चढ़ाव, एब्रप्ट चेंजेस, यानी अभी एक सुबह आपको लगता है कि बंदा बहुत ही प्लेजेंट, बहुत हाई, बहुत एनर्जेटिक, मगर एकदम 4 घंटे के बाद वो एक्सट्रीम स्विंग पे गया। ये बाइपोलर की सिम्टम्स होती हैं जिसमें मूड स्विंग करता है।
स्विंग मतलब एक झूले पे जाएगा स्विंग की एक्सट्रीम लेवल और दूसरी स्विंग डिप्रेशन में जाएगा। अब अगर तो वो नॉर्मल इस स्विंग को मैनेज कर रहा है तो फिर तो समझें कि वो बाइपोलर है, बट इन ऑर्डर है, डिसऑर्डर नहीं। हमारे पास पेशेंट्स तब आते हैं जब तक वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका होता है, जैसे उनका स्विंग ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर वो इलेटेड हैं, मेनिया में हैं, मैनिक हैं, तो उसके अंदर वो हर वो डिसीजन लेंगे जो बहुत रिस्की होगा। ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एक के बाद दूसरी शादी, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं ज़रूरी होती, लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, जॉब का स्विच करना आएगा या इसकी दिस इज अ डिसऑर्डर। ठीक है, once your mood is not in your control, तो फिर आपके ये वो सिम्टम्स हैं जो कि सामने आना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप इस मूड में, जैसे शॉपिंग है तो आप डेली शॉपिंग करके मूड को मैनेज कर रहे होते हैं, वर्कॉलिक हैं तो यू आर डूइंग वर्क ऑल द टाइम, संडेज को भी यू आर वरीड अबाउट योर वर्क, बिजनेस, काम, जाके दफ्तर बैठ जाते हैं। ये भी कंडीशन है। एग्जैक्टली, ये आपके मूड को प्रेजेंट कर रहा होता है ना। फिर साथ अगर कोई ड्रग लेना शुरू करती, जैसे जो ये लोग होते हैं मूड्स के प्रॉब्लम्स के साथ, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये मेरा मसला है एंड आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो कोई ना कोई ट्रंक्लाइजर्स, कोई ना कोई बेंजोस, रिलैक्सेंस, अल्कोहल, किसी ने कोई भी ड्रग इंट्रोड्यूस करा दी, वो कुछ ना कुछ साथ लेना शुरू कर देते हैं। अब उनको ये पता नहीं होता कि प्राइमरीली दे हैव द इशू रिगार्डिंग देयर मूड्स, और जब वो कोई इस तरह का सब्सटेंस लेंगे तो वो बेसिकली एक बीमारी को ट्रिगर कर देगा। तो जितने भी ड्रग यूजर्स होते हैं उनका जो प्राइमरीली जो उनका डायग्नोसिस होता है वो बाइपोलरिटी होता है, यानी उनके मूड के मसले होते हैं और उसमें वो एडिशन हो जाता है। ठीक। सेम शीज़ोअफेक्टिव में, शीज़ोअफेक्टिव जो बीमारी है इसमें मूड्स और सोचों की बीमारी को हम शीज़ोअफेक्टिव कहते हैं। ठीक है। यानी आपकी सोचें भी अब्रप्ट हैं, यानी एक नॉर्मल बंदे को, जैसे आपको मुझे हमें अगर 1 मिनट में 30 सोच आ रही हैं तो पेशेंट को 1 मिनट में 300 सोचें आ रही होती हैं, और उसमें यूजुअली नेट्स होती हैं, यानी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं, उनका ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता उसके ऊपर, जिसमें डिफरेंट, यानी इट विल बी रिगार्डिंग द पर्सन, ये मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये मुझे फॉलो कर रहे हैं लोग, मेरे ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस तरह वाली जो उनकी थॉट्स हैं। बेसिकली ये जो थॉट्स हैं ये उनके बिहेवियर के थ्रू फिर डिफाइन होती हैं। अच्छा, इसके लिए जहारा साहिबा ज़रूरी है कि लाइफ में आप किसी एक ऐसे इंसिडेंट से गुजरे हों, या फिर इफ़ दैट्स इन योर जीन्स तो ये ट्रिगर होना ही है? देखिए, ये प्रॉपर एक पिक्चर होती है जो हम आइडेंटिफाई करते हैं आफ्टर टेकिंग द हिस्ट्री। जैसे जीन का रोल बड़ा अहम है इसमें। कहीं ना कहीं आपके फोर फादर्स में किसी न किसी टेंडेंसी को हम पाते हैं, फाउंड करते हैं कि कोई ना कोई टेंडेंसी थी, जीन उसमें ज़रूर थी। जीन के साथ जैसे ही पेशेंट का लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक मेन कॉज बनता है, ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी दूसरी कॉज बन सकता है, ठीक है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट उसकी तीसरी कॉज बन सकता है, पुअर अनमैनेजेबिलिटी ऑफ मूड्स उसकी फोर्थ कॉज बन सकता है। ये ट्रिगर्स हैं। अब अगर ट्रिगर्स आपके ज़्यादा हैं और उसमें जीन भी है तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि किसी न किसी मौके पे ज़रूर आप इस चीज़ को मीट करेंगे। इसको कंट्रोल किया जा सकता है? मेडिसिन दे के ऐसा बंदा वापस अपनी रूटीन में आ सकता है? उसके लिए किन फैक्टर्स का होना ज़रूरी है? जो प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है ना, ये क्योरेबल नहीं है बट मैनेजेबल है। सबसे अच्छी बात ये है, लाइक डायबिटीज़, अगर इनको टाइमली पकड़ लिया जाए, हाँ तो ये मैनेजेबल है, हाँ 100% मैनेज। ये जिस तरह मैं आपको शुगर की मिसाल दे रही हूँ ना, डायबिटीज़ की, तो डायबिटिक भी देखें, अगर जो मैनेज कर रहे होते हैं तो हमसे ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल में होते हैं। दे आर मोर फिट देन अस, क्योंकि उनको पता होता है वी हैव टू मॉनिटर आवर वाइटल्स, वॉक, डाइट, सब कुछ, और बड़ी अच्छी लंबी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं वो। सेम इन प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ में ये मैनेजेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इफ़ यू वंस यू आइडेंटिफाइड, तो फिर इसमें मेडिकेशन रोल प्ले करती है। मेडिकेशन के साथ सबसे ज़्यादा जो चीज़ रोल प्ले करती है वो थेरेपी है, काउंसलिंग। आपको यू नीड साइको एजुकेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट, रिगार्डिंग योर मूड मैनेजमेंट। उसके साथ जो चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है वो ये कि आप फॉलो अप्स में रहें।
आप अपनी जो चौथी चीज़ बहुत अहम रोल प्ले करती है वो आपका लाइफस्टाइल है, कि अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये बहुत ज़रूरी है। ज़हनी सेहत के मसाइल जो अभी आपने क्वेश्चन किया ना, क्यों आजकल बहुत बढ़े हैं, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पुअर लाइफस्टाइल। ठीक है, अच्छा मैं जहाँ साहब आपसे पूछना चाहूँगी, 2 तरह के लोगों का जिक्र करना चाहूँगी, 1 बाय 1 मैं चाहूँगी कि आप बताएं। एक तो हम उन लोगों का जिक्र करते हैं जो बात बात पर रो पड़ते हैं या बहुत इमोशनल होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग भी आप समझती हैं कि ये भी कोई डिज़ीज़ है या डिसऑर्डर है, बहुत जज्बाती होना, बहुत ओवरफ्लो हो जाना, रोना धोना करना, या सैडिस्ट जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं, वेदर दे आर ऑन देयर वर्क प्लेस या घर में किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, टेम्परामेंट अपने कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे लोग भी मुश्किल का शिकार रहते हैं। मैं चाहूँगी 1 बाय 1 अगर आप दोनों जो कंडीशंस हैं, मैं बताऊं कि जो हमारी इमोशनल हमारी जो लाइफ है या इमोशनल मैनेजेबिलिटी अगर हमारी पुअर है जी, और हमसे अगर हमारा मूड ही मैनेज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली वो डे बाय डे वर्स होगा ना। ठीक है, लाइक अगर आपको अपना सेल्फ कंट्रोल पुअर है और आपको यही नहीं पता कि वाई आई एम क्राइंग, वाई आई एम फीलिंग सो डाउन एंड सैड, तो इसका मतलब देयर आर लॉट ऑफ पेंडिंग थिंग्स बिहाइंड दैट स्पेसिफिक थॉट। तो उसमें जो पेशेंट है या जो फ़र्द है उसको आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, हेल्प लेने की ज़रूरत है कि मैं उसके पीछे कोई ट्रिगर होगा ना रोने का। अगर आपको लगता है कि मैं बिला वजह रोना आ रहा है तो ये आपके बेसिकली मूड का प्रॉब्लम है, आपसे आपके इमोशंस जो हैं वो मैनेज नहीं हो रहे हैं और उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें मेडिकेशन रिक्वायर नहीं होती। आई डोंट सजेस्ट। ख़वातीन को तो यूजुअली कहा जाता है ना कि ख़वातीन का तो भाई काम ही है रोना धोना या हर छोटी छोटी बात पर रो पड़ती हैं। सो इस चीज़ को इतना ईजी नहीं लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये थोड़ा लर्न बिहेवियर भी है हमारा, एक कॉन्शियस लेवल पे भी। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे बहुत सारी मिथ्स, मिस्टेकन बिलीफ हैं जो कि हमारी सोसाइटी में ना ट्रैवल करते हैं, बैगेज है जनरेशन टू जनरेशन चलता। जैसे एक चुप 100 सुख। हाँ। तो हम कहते हैं कि ये कोई 100 सुख नहीं है, वो एक चुप के पीछे बहुत पेंडिंग फाइल्स होती हैं। हाँ, बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। मतलब अगर चुप के बाद फसाद नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये कि ख़वातीन को बातचीत करने का तरीका नहीं आता। हाँ। मतलब रूटीन बोल चाल तो हमें पता होती है, मगर कहाँ कोई बात कैसे करनी है, और दूसरे अपना जो पार्टनर है या जो फैमिली मेम्बर्स हैं या सिबलिंग्स हैं उनके सामने अपने इश्यूज़ को कैसे प्रेजेंट करने का तरीका हमें नहीं सिखाया जाता। तो उसमें फिर वो जो स्केप होता है, जो बेटरमेंट, जो एक फीलिंग आती है वो रोने धोने में आती है, जो कि नहीं आती। रोने धोने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका मूड बेहतर हो रहा है तो ये एक अलग इशू है। फिर इसका मतलब कि आप दोबारा 2 दिन एनर्जी में गुजार के तो तीसरे दिन दोबारा रोने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं। रोना धोना वहाँ पे आता है जहाँ पे आप असर्टिवली बिहेव नहीं करते। आप या पैसिव हैं या एग्रेसिव हैं, यानी या रो धो रहे हैं या एकदम से आप वो कहते हैं ना, अब ये बहुत चुप है 3 दिन से एकदम फटेगा, ये एकदम से गुस्सा करेगा। ये पैसिव और एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड्स होती हैं जिनको हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं। हम रिकमेंड करते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन को, असर्टिव बिहेवियर को। सच्ची खरी बात करें, आप अपनी ट्रू फीलिंग को एक्सप्रेस करें, मगर कैसे एक्सप्रेस करना है तो ये सीखें। मतलब अब तो वी हैव लाइक सीखने का हरगिज़ मतलब नहीं दैट यू हैव टू स्टार्ट सम ट्यूशन एंड एकेडमी। यू हैव अ फोन, यू हैव अ गूगल, आप उस पर एक भी लफ्ज़ लिखेंगे। एग्जैक्टली। आप अपने मूड्स को लर्न करने का ही लिखें कि हाउ आई कैन मैनेज माई मूड, तो आपको कुछ 6000 तरीके पता चल जाते हैं। इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर टेकिंग योर लाइफ, हाउ यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू योर सेल्फ। मूड्स की अनमैनेजेबिलिटी में एक चीज़ और मैं आपको ऐड करूँ यहाँ पे, कि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते ही नहीं हैं। हम प्रायोरिटाइज करते हैं दूसरों को, दूसरों के मूड्स को देख के हम चल रहे होते हैं। तो अल्टीमेट जो एंड पे फिर वो रोना धोना या एग्रेशन या डिटैचमेंट, हाँ, एजिटेटेड, इरिटेबिलिटी, तो ये फिर सब चीज़ें वहाँ पे आती हैं जहाँ पे आप ट्रूली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अच्छा जहाँ साहब, जिस तरह से मैंने चिड़चिड़ेपन की बात की कि कुछ लोग पहले से ही हर बात की एक पॉसिबल सिचुएशन अपने जहन में बना लेते हैं और उसका कंक्लूजन भी वो खुद ही तय कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर हम देखते हैं कि गुस्से में रहते हैं या चिड़चिड़ाहट का शिकार रहते हैं। ऐसे लोगों को हर शख्स की बात बुरी लगती है क्योंकि वो हर चीज़ में थोड़ी सी नेगेटिविटी देख रहे होते हैं। बॉस ने कुछ कह दिया, ऑफिस में किसी कॉलीग से बात होगी, हर एक की बात बुरी लगी, हर एक की बात को नेगेटिव लिया। फैमिली में कोई है, आपका हस्बैंड है, आपकी सास है, आपके इन लॉज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स या बच्चे हैं,
उनकी भी हर बात को नेगेटिव लेना, तो ये भी एक कंडीशन है। एग्जैक्टली ये आपके बेसिकली मूड्स के मसले हैं। दिस इज़ अ टॉक्सिसिटी इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू यू नो वर्क ऑन दिस, अदरवाइज़ तो फिर लाइफ ऐसे बंदे की बड़ी मिजरेबल हो जाती है, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको डिस्टेंट हो जाते हैं, डिटैचमेंट शो करते हैं, आप अकेले होते रहते हैं, और फाइनली जो आप पूरा एक बना रहे होते हैं ना, जो पैराडाइम आपने अपना वो पूरा सेट किया होता है कि लोग ही सही नहीं हैं और पिटी पॉट पे बैठते हैं आप और एज विक्टिम रोल प्ले करते हैं आप, तो ये बेसिकली आपका अपना प्रॉब्लम होता है। वो जो मैंने अभी नेट्स की बात की थी ना, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स की, वो स्पेसिफिकली यही है कि जिसमें आपकी सोचें आपके काबू में नहीं है, आपकी सोचें, और ये आपकी सोचों की बीमारी है जिसमें आप जब भी सोचेंगे तो वो उसमें कोई नेगेटिव ही सोचेंगे। जैसे मुझे कोई अपने पे काम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दुनिया तो अब ख़त्म होने ही वाली है, इन लोगों से तो मुझे कोई फ़ायदा मिलना ही नहीं है। तो ये बेसिकली इट्स यू नो वेरी टॉक्सिक स्पेसिफिकली फॉर यू। दूसरों को शायद फ़र्क ना पड़े, हाँ ताल्लुकात ज़रूर ख़राब होते हैं। ठीक, अगर इफ़ यूर मदर, तो बच्चों की जो आपका पूरी ब्रॉटअप है वो ज़रूर डिस्टर्ब होता है, रिलेशनशिप ख़राब होता है। थैंक यू सो मच जहाना साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और जहनी कैफियत से मुतल्लिक अवेयर कर रही थी, बता रही थी कि व्हेन यू नीड और सीक हेल्प, कब आपको मदद की ज़रूरत है, और स्ट्रेस जो है, एंजाइटी या डिप्रेशन या जो दीगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से बात कर रही थी। और आज भी हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को डिस्कस करना एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है, हम किसी से डिस्कस नहीं करते, कोई मदद हासिल नहीं करते, किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर आप खुदा न खास्ता अपने आसपास के लोगों में, अपने बच्चों में या अपने किसी करीबी शख्स में कोई भी सिम्टम्स देखें तो फौरी तौर पर मदद हासिल करें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।